साल था 1857। एक ऐसा विद्रोह जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। और इसके जवाब में अंग्रेज एक ऐसा कानून लेकर आए जिसने आने वाले भारत की राजनीति की पूरी कहानी ही लिख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये था क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, 1857 का विद्रोह कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक को कंपा दिया था। अब अंग्रेजों के सामने एक ही बड़ा सवाल था, अब क्या करें। ये तो साफ था कि भारत पर राज करने का पुराना तरीका अब नहीं चलेगा। कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। पर सवाल था, कैसे? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि इस कानून की ज़रूरत आन क्यों पड़ी। फिर इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि इसके खास प्रावधान क्या थे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे पहली बार भारतीयों को राजनीति में लाया तो गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और आखिर में हम बात करेंगे इसके ऐतिहासिक महत्व पर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? और जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, इसका जवाब सीधा सीधा जुड़ा है 1857 के उस बड़े विद्रोह से। 1857 से अंग्रेजों ने एक बात तो अच्छे से सीख ली थी कि भारतीयों को पूरी तरह से अनदेखा करना बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इस एक्ट के पीछे उनके 3 बड़े मकसद थे। पहला, गवर्नेंस यानी शासन के तरीके में सुधार लाना। दूसरा, कानून बनाने का जो प्रोसेस है उसे थोड़ा सिस्टमैटिक बनाना। और तीसरा और सबसे अहम, भारतीयों को भी शासन का हिस्सा बनाना। हाँ, ये बात और है कि यह हिस्सेदारी बहुत ही लिमिटेड थी। तो ठीक है, मकसद तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि इस कानून ने असल में किया क्या। चलिए इसके जो मुख्य प्रावधान हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इस कानून ने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में 3 बड़े बदलाव किए। पहला, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसे कानून बनाने के मकसद से और बड़ा कर दिया गया। दूसरा, जो सेंट्रल काउंसिल थी उसमें 6 से 12 तक नए सदस्य जोड़ने की बात हुई। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा बदलाव था, वो ये कि प्रांतों में यानी प्रोविंसेस में पहली बार अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषदें बनाई गई। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा कदम था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल जैसे बड़े बड़े प्रांतों को अपनी खुद की विधान परिषदें मिल रही थीं। इसे हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ पहला कदम। मतलब पावर सिर्फ सेंटर में नहीं रहेगी, अब लोकल लेवल पर भी कानून बनाने की एक शुरुआत हो रही थी। अच्छा, एक और बहुत जरूरी चीज हुई। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को एक तरह की सुपर पावर दे दी। वो पावर थी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की। मतलब अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, और जाहिर है उनके दिमाग में 1857 जैसा कोई दूसरा विद्रोह जरूर होगा, तो गवर्नर जनरल बिना काउंसिल से पूछे एक अध्यादेश जारी कर सकता था। और ये अध्यादेश 6 महीने तक कानून की तरह लागू रहता। ये अंग्रेजों के हाथ में कंट्रोल रखने का एक बहुत मजबूत टूल था। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे ट्रिकी हिस्से पर। वो हिस्सा जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। सवाल यह है कि भारतीयों को इन काउंसिल्स में शामिल किया तो गया, पर कैसे? सारा खेल यहीं छिपा है। ये लम्हा, ये ऐतिहासिक था। पहली बार, जी हां, पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारतीयों को ऑफिशियली कानून बनाने के प्रोसेस का हिस्सा बनाया जा रहा था। इसे हम भारतीय संवैधानिक राजनीति में उनकी पहली फॉर्मल एंट्री कह सकते हैं। अब जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। ये एक्ट नामांकन यानी नॉमिनेशन का सिस्टम लेकर आया, चुनाव यानी इलेक्शन का नहीं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नॉमिनेशन का मतलब था कि अंग्रेज सरकार खुद अपनी पसंद के कुछ भारतीयों को चुनकर काउंसिल में बिठा देगी। ये चुनाव नहीं था जिसमें जनता वोट देकर अपने नुमाइंदे को चुनती है। ये जो फर्क है ना, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। और एक और बात, ये जो भागीदारी थी ना, ये असल में बस एक सलाहकार की भूमिका थी। मतलब भारतीय सदस्य बस सलाह दे सकते थे, अपनी राय रख सकते थे, लेकिन आखिरी फैसला, फाइनल डिसीजन हमेशा गवर्नर का ही होता था। अंग्रेजों ने सत्ता पर अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं की थी। तो सवाल उठता है कि इन भारतीय सदस्यों के पास फिर पावर थी कितनी? सच तो यह है कि पावर से ज्यादा उन पर पाबंदियां थीं। चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या नहीं कर सकते थे। ये देखिए, यहां सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। जो भारतीय सदस्य थे वो न तो बजट पर कोई बहस कर सकते थे और ना ही सरकार से कोई सवाल पूछ सकते थे। अरे, किसी बिल पर वोट करने का अधिकार भी नहीं था। उनका काम बस एक था, कानून पर सलाह देना।
असली पावर तो भाई अभी भी अंग्रेजों के ही हाथ में थी। तो अब मन में ये सवाल आ सकता है कि जब इतनी सारी पाबंदियां थीं तो क्या ये एक्ट सच में इतना ज़रूरी था? जवाब है हाँ, बिल्कुल था। चलिए समझते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और ये आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखता है। ये जो 1861 का एक्ट था ना, इसे आप संवैधानिक सुधारों की एक लंबी सीढ़ी का पहला पायदान समझ सकते हैं। इसी एक्ट ने आगे चलकर 1892 के एक्ट और फिर 1909 के मशहूर मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए रास्ता बनाया। ये एक शुरुआत थी। तो जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 4 बातें गांठ बांध लेने वाली हैं। पहला, 1861 एक्ट मतलब भारतीयों की एंट्री, लेकिन नामांकन से। दूसरा, चुनाव प्रणाली, बिल्कुल नहीं। तीसरा, प्रांतीय विधान परिषदों की शुरुआत, जी हां, यहीं से हुई। और चौथा, ये संवैधानिक राजनीति में भारतीयों का पहला फॉर्मल कदम था। बस ये याद रखिए। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। ये जो 1861 का एक्ट था, क्या ये सच में भारतीयों को पावर देने की एक शुरुआत थी, या फिर ये अंग्रेजों की एक चालाक चाल थी जिसमें वो भारतीयों को शामिल करने का दिखावा करके भी असली कंट्रोल अपने ही पास रखना चाहते थे? ये क्या था, एक शुरुआत या एक धोखा?